विधानसभा चुनाव 2022 में हम आए हुए हैं मुरादाबाद शहर के बिलारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन कहते हैं मुझे। अच्छा, क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दे यहाँ पे ये हैं कि यहाँ बेरोजगारी का मसला बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत है और महंगाई का उसकी भरमार बहुत है। किसानों के लिए खाद बहुत महंगी मिल रही है, बिजली बहुत महंगी मिल रही है। उस सब की लड़ाई है इस वजह से कि योगी जी की सरकार में ये सब कुछ किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नवयुवक बेरोजगार हैं। उसे हटाने के लिए समाजवादी की सरकार को चुनने का यहाँ फैसला किया सभी उसने कि अखिलेश जी की सरकार उसमें मुखिया उसमें उनका मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये जो इससे निजात मिलेगी जो योगी सरकार में जो परेशान है किसान मजदूर सब। बट यहाँ से तो ये तो जो मुरादाबाद जिला है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता है जी। और जो बिलारी कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ से सदैव समाजवादी पार्टी का ही विधायक होता है जी। तो आपका कहना ये है कि यहाँ के विकास कार्यों से आप खुश नहीं है? यहाँ का विकास कार्य बहुत हुआ है, बहुत विकास कार्य हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास कार्य हुआ है, मगर चूँकि सरकार जो है बीजेपी की चल रही थी, उन्होंने कुछ उसमें बाधा लगाई। जैसे मंडी समिति लाए थे वो नहीं होने दी। मतलब आप स्थानीय कोई मुद्दा नहीं है, आप प्रादेशिक मुद्दे के ऊपर स्थानीय कोई मुद्दा नहीं है। जो मौजूदा विधायक है उनके उससे कारगुजारी से यहाँ की जनता बहुत खुश है और दोबारा उन्हें फिर यहाँ का विधायक देखना चाहते हैं। अच्छा, स्थानीय कोई पूरा विकास कार्य से आप बहुत ज़्यादा इनके विकास कार्य से काफ़ी खुश है। इनके वालिद मरहूम मोहम्मद वालिद इरफान साहब, उन्होंने अपने उसमें हालांकि उन्हें टाइम कम ही मिला, 4 साल का मिला, उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास यहाँ का किया और बहुत ज़्यादा योजना लाए। क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया, एक पर्यटक स्थल बना दिया, एक ये सारा एक पुल बना है, बाईपास जो रेलवे क्रॉसिंग का, सब उन्हीं की देन है। बहुत बड़ा विकास उन्होंने किया और काफ़ी नगर में डिवाइडर भी बनाया, सड़कों का चौड़ीकरण किया। बट यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं तो नहीं आ पाई ना। उन्होंने बहुत मेहनत की, जब तक थे वो बहुत मेहनत की। सरकार जब समाजवादी की थी तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। लेकिन अब जब सरकार ये हो गई तो उन्होंने इनकी कार्यशैली में भी विराम हो गया। जब इन्होंने दिया नहीं, पैसा नहीं दिया, निधि नहीं दी तो निधि तो मिलती है, हर आदमी को मिलती है। तो कोरोना काल में नहीं, कोरोना काल में शायद निधि हम लोगों ने क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद अकरम। अच्छा, तो स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे थे आप जैसे, तो स्थानीय मुद्दे ये जो है किसान बेल्ट है। जी। तो यहाँ गन्ना उत्पादन बड़े स्तर पे होता है जी। तो हमारा गन्ने का भुगतान जो है वो नहीं हो पा रहा है। वो तो किसी भी सरकार में टाइम पे नहीं होता है। नहीं, ये बात थी पीछे के 15 दिन में भुगतान होगा। देखिए, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमारा कहना ये हम किसान हैं। तो गन्ना एक्ट में जो है 14 दिन में गन्ने के भुगतान का प्रावधान है। ठीक है, 14 दिन में हमें गन्ने का भुगतान मिलना चाहिए और अगर 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं मिलता है तो उसका हमें ब्याज मिलना चाहिए। हमारा KCC कार्ड होता है बैंक का, अगर हम एक दिन लेट हो जाते हैं तो वो 4% से सीधा 11% पे आ जाता है। तो वहाँ हमें दिक्कत हो रही है, तो या फिर हमें वहाँ छूट करो। ठीक है, हमारी जो फसलें हैं उसके दाम हमें सही नहीं मिल पा रहे हैं आज के वक्त में। जैसे गेहूँ है, धान है, तो धान जो है हमारा जो सरकारी रेट था 1900 के लगभग का रेट था, वो हमारा सरकारी रेट पर नहीं बिक पाया। हम लोगों ने बेचा वो 1100-1200 रुपये में। ठीक है, तो 1100-1200 में जब हम अपनी फसल बेच रहे हैं तो फिर हम अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे? ठीक है, हमारे बच्चों का, हमारा पेट का, रोजी रोटी का सवाल है। हमारे अनाज, हमारे जो उत्पादन है आप सस्ते में खरीदोगे और हमें जो और चीज़ें महंगी मिलेंगी। हमें DAP महंगा मिल रहा है, हमें यूरिया महंगा मिल रहा है, हमें डीजल महंगा मिल रहा है, हमें पेट्रोल महंगा मिल रहा है, सारी की सारी चीज़ें हमें महंगी मिल रही हैं। हमें ट्रैक्टर हम खरीदने जाते हैं वो महंगा है, जो हमारे और कृषि उपकरण हैं वो भी सारे के सारे हमारे महंगे हैं। तो भैया हमारे उत्पादन आप सस्ते में खरीदोगे, हमें महंगा मिलेगा, तो ये कहाँ का न्याय हुआ? किसान के साथ ज्यादती है। दूसरी बात ये है कि ये जो आवारा पशु हैं, आधा तो हमारा वही खा जाते हैं। आवारा पशु हमारे चढ़ जाते हैं। अब हम अपने फसलों को रखाएं या और दूसरा काम करें? हम रात में रखाएं, दिन में रखाएं? अगर रात में रखाएंगे तो फिर दिन में सोना पड़ेगा, तो 2 लोगों की ड्यूटी तो हमारी खेत पे लग जाती है आवारा पशुओं को रखाने में। तो किसान जो है आज के वक्त में परेशान है महंगाई से। DAP महंगी हो रही है, यूरिया महंगा हो रहा है। कौन सा ऐसा उत्पाद है जो महंगा नहीं हो रहा है? हम ये कह रहे हैं हमारे उत्पाद अगर आप सस्ते रेट पे, कोई सी भी सरकार हो, अगर सस्ते रेट पर वो खरीदना चाहती है, हमें सब्सिडी दे। डीजल हमें 50 रुपये लीटर दो, पेट्रोल 60 रुपये लीटर दो। और जो कृषि उपकरण है और दूसरे देशों में चले जाओ, वहाँ से सीख लो, वहाँ की नीतियाँ सीख लो। 70% 80% सब्सिडी पे हमें वहाँ कृषि उपकरण मिलते हैं। ठीक है, तो ये सरकारें क्यों नहीं दे सकती? यहाँ की कोई सी भी सरकार हो,
हमें सब्सिडी पे मिलना चाहिए, 70-80% सब्सिडी पे मिले हमारे उत्पाद आप सस्ते। अब सरकारों की मंशा क्या होती है, सरकार कोई सी हो, कि भाई महंगाई ना बढ़े, तो भैया हमारे उत्पाद जो हैं वो सस्ते बिकेंगे, हमें महंगे मिलेंगे। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका रेट उसका बनाने वाला तय नहीं करता? सारी की सारी वस्तुओं के रेट उसके बनाने वाले तय करते हैं, जबकि हमारी फसलों के रेट वो भी कम होते हैं, वो सरकार तय करती है, उसका भी हमें समर्थन मूल्य पूरा नहीं मिल पाता। तो फिर हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे उनका भरण पोषण करें? तो हम किसानों की समस्याएं बहुत हैं। कोई सी भी सरकार हो, हम तो ये चाहते हैं इस महंगाई से निजात दिलाओ और हमें हमारे फसलों के भाव दिलवाओ। तो आपको लगता है कि अगर योगी सरकार जाएगी और कोई दूसरी सरकार आएगी तो आपको निजात मिल जाएगी? देखिए, उम्मीद है ऐसी। योगी जी को भी तो 5 साल काम करने का मौका मिला, उन्होंने महंगाई कम क्यों नहीं की? उन्होंने जो है फसलों के दाम क्यों नहीं दिलवाए? महंगाई तो खैर पिछले 70 साल से ही है हमारे देश के अंदर, ये तो हर चुनाव में मुद्दा होता है, चुनाव, ये महंगाई, बेरोजगारी। लेकिन योगी जी का कहना है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि 12-17 तक जब अखिलेश जी की सरकार थी तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया था। नहीं, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ सही हो गया? अभी तो गोली चलाई है। एक मिनट, वो कहते हैं कि हमने माफिया को यहाँ से सफाया कर दिया, यूपी से बदमाशों को सफाया कर दिया, गुंडों को सफाया कर दिया। अभी तो वैसे परसों गोली चलाई है, ये योगी जी की सरकार ही तो है। लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, यूपी के मसले पे लॉ एंड ऑर्डर को संभाला 100 नंबर ने। जब से 100 नंबर आई है तब से लॉ ऑर्डर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, हर जगह 100 नंबर आपको खड़ी मिलेगी। और जो लॉ एंड ऑर्डर जो की बात कर रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ गया। जब सड़कें बहुत ज़्यादा बन गई, समाजवादी पार्टी की सरकार हो या कोई सी भी सरकार हो, जिसने भी सड़क बनाई हो, जब सड़क पे भागेगा चोर, पुलिस पीछे है 100 नंबर। इसलिए कानून व्यवस्था ठीक है आज के वक्त में। तो आपको लगता है अगर कोई भी सरकार बदल भी गई तो कानून व्यवस्था सेम रहेगी? कानून व्यवस्था तो 100 नंबर पे काम होने की ज़रूरत है, ये अच्छा काम कर रही है और कानून व्यवस्था ठीक रहेगी, हमें ऐसी आशा है, ऐसी पूरी उम्मीद है। और आप 10 तारीख को क्या देखते हैं? 10 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, 10 मार्च को क्या देखते हैं? 10 मार्च को बदलाव की लोग उम्मीद कर रहे हैं। असल में लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, ठीक है। महंगाई अब असल में है क्या मसला? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, रसोई गैस महंगी, सीमेंट की बोरी महंगी, सरिया महंगा, ईंट महंगा, मोटरसाइकिल 45,000 की थी आज 1 लाख रुपए की हो गई। हर तरह से तो महंगाई बढ़ गई। पहले चालान सस्ते में होता था 100, 200, 500, अब तो चालान भी बहुत महंगा हो जाता है आम आदमी का। तो कहने का मतलब ये है हमारे कि महंगाई बढ़ रही है और लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। हमारे क्षेत्र में 300 रुपये की मजदूरी आज से 5 साल पहले भी 300 रुपये थी, अब भी 300 रुपये है। तो जब सब चीज़ तो महंगी हो रही है, हमारी आमदनी बढ़ने का नाम नहीं है, तो कैसे गुजारा होगा? जहाँ तक 10 मार्च का सवाल है, देखिए होता क्या है, इस सरकार को भी लोगों ने जब चुना तो बहुत उम्मीदों के साथ चुना था कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन इस कोरोना काल में क्या हुआ, ये कोरोना काल में क्या हुआ? अब वो चलो उसको छोड़ते हैं, आप एक चीज़ बताओ, 47 सीटें थी पिछली बार समाजवादी पार्टी की, 202 तक कैसे पहुँचेंगी? 2012 में बीजेपी की कितनी थी? वो तो ठीक है, 2012 में बीजेपी की भी शायद इतनी थी। जनता ने 300 प्लस दिया। ये जनता है, जिसे चाहे तख्त पे बैठाए, जिसे चाहे विपक्ष में बैठाए। 202 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इसलिए पार करेंगे, वर्तमान व्यवस्था जो है इससे हर तबका परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। बिजली महंगी मिल रही है 175 रुपये, इसलिए इस व्यवस्था को सिलेंडर 1900 के आसपास है महंगाई। हाँ, तो इस हिसाब से 200, जब जनता परेशान है तो इस व्यवस्था, मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए 200 को पार करेगा आंकड़ा। मेरा नाम मोहम्मद रेहान पाशा है। अच्छा, क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे बिलारी के? बिलारी के स्थानीय मुद्दे जहाँ तक है 80% तो वर्तमान विधायक जी ने सॉल्व किए हैं और 4 साल से लगातार, ये 5वां साल चल रहा है, क्षेत्र की सारी समस्याएं सदन में उठाते रहे। सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वाले पूरे प्रदेश में अगर कोई विधायक थे तो बिलारी के विधायक थे। लेकिन ये वर्तमान सरकार कान में तेल डाल करके बैठ गई और बिल्कुल द्वेष भावना से कार्य किया। समाजवादी पार्टी के जितने विधायक थे उनकी निधि भी काटने का कार्य किया और उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे किसी काम को करके नहीं दिया। हमारे विधायक जी मरहूम इरफान साहब ने मंडी समिति के लिए जगह चयनित कराकर पूरा प्रस्ताव पास कराकर केंद्र राज्य सरकार को दिया था। 17 में सरकार बदल गई, इन्होंने धन अटका दिया, आज तक मंडी समिति बनने को पड़ी है। अग्निशमन केंद्र के लिए लगातार मांग उठाते रहे विधायक जी, पैसा लाए वो बनवा दिया। बहुत सारे रोड ऐसे हैं जो विधायक जी लगातार सदन में उठाते रहे, इन लोगों ने पैसा न दिया
जो नहीं बन पाए। और सपा सरकार में 44 से ज़्यादा गांव जनेश्वर मिश्र योजना में, 60 से ज़्यादा गांव लोहिया योजना में चयनित होकर के इस विधानसभा में सर्वांगीण विकास हुआ था। इस पूरे 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी को करीब हमारी विधानसभा में 40 गांव से बहुत तायत संख्या में, अगर 1000 वोट पड़ा तो 900 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। एक ईंट उन गांव में भी नहीं लगाई। किसी भी योजना के नाम से गांव का नाम चयनित करा करके विकास कार्य नहीं हुआ। केवल नकारात्मक राजनीति की है, बदले की भावना से राजनीति की है। कोई विकास के नाम पर तो ये लोग बोल ही नहीं सकते। अगर पाकिस्तान, जिन्ना, मुसलमान पर ये लोग डिबेट ये 3 शब्द निकाल दे तो 3 मिनट किसी आम आदमी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो क्या आम आदमी के सामने नहीं टिक पाएंगे। ये लोग किस बात पर वोट मांग रहे हैं। इस बार भी वो कह रहे हैं 80-20 का अनुपात है। 80-20 ये अपना बता रहे हैं। जो खराब सोच के लोग हैं 80-20 भी नहीं है। ये लोग केवल 7 से 8% अपने आप को 80 मानना है। नहीं, ये थोड़ी है 80 तो हिंदुस्तान के जो मूल हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान की आत्मा है, वो 80 नहीं 95% है। कुछ नहीं है, इनका खेल खत्म है। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है यूपी में। युवाओं की सरकार बन रही है, किसान की सरकार बन रही है, बेरोजगार की सरकार बन रही है। ये सर्व समाज की सरकार बनने यूपी में जा रही है, जिसके मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे, जो किसान के बेटे हैं। सर्व समाज का जिनके दिल में दर्द है, सभी जनता का जिनके दिल में दर्द है। विधानसभा चुनाव 2022 में हम आए हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में। आइए यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। किसको वोट करेंगे? समाजवादी को। क्या कारण है? हमारी पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया है, इसलिए हम करेंगे उन्हें वोट। अच्छा, ये सिर्फ आपका व्यक्तिगत मुद्दा है? हाँ जी, व्यक्तिगत नहीं है, हमारा सबका है। जो नई 2005 के बाद जो है शिक्षक साथी हमारे जो नई सेवा में आए हैं, उनके लिए हमारा ये उन्होंने अपने एजेंडे में किया है समाजवादी वालों ने, इसलिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पिछली बार उनकी 47 सीटें थी, आपको लगता है 202 तक पहुंच पाएंगे? अब नहीं आ रही, तब क्या करें, बस करना तो पड़ेगा। अब सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि मिलीजुली बन जाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? रिंकू गुप्ता। किसको वोट करेंगे? बीजेपी, योगी को। क्या कारण है? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है योगी की। तो आपके सामने बोल रहे हैं कि वो तो बड़े परेशान कर रखा है। इनका अपना पर्सनल मुद्दा आना ही है। अच्छा, नहीं, हाँ। ये अकेले ही थोड़ी होंगे, ऐसे बहुत से लोग होंगे। साफ सरकार अच्छी नहीं है। अच्छा, गुंडागर्दी ज़्यादा है उसमें। अभी आजकल क्या लग रहा है आपके लिए? बिल्कुल सही योगी। क्योंकि यहाँ पर तो सुनते हैं आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। कोई कुछ नहीं है। अच्छा, प्रवेश गोयल। हाँ जी, किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। क्या कारण है? बहुत बढ़िया सरकार है, अच्छा, अच्छी सरकार है, कितना बढ़िया देश चल रहा है इस समय, टॉप का। समाजवादी पार्टी में तो आपने देखा ही होगा कितने अत्याचार हुए हैं लोगों पे। क्या नाम है? डॉक्टर सौरभ कुमार शर्मा। अच्छा, किसको वोट करना चाहेंगे? भाजपा। क्या कारण है? एक तो राष्ट्रवादी मानसिकता की है और प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और राष्ट्रवादी ताकतों के लिए बढ़ावा मिलना एक इम्पोर्टेंट बात है आज के समाज में। और समाज भय मुक्त है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बट लोग तो इस समय किसान आंदोलन वगैरह की वजह से यहाँ पर बहुत परेशानियाँ हैं। किसान आंदोलन वगैरह जो था वो सब निबट चुका और आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से किसान आंदोलन में किन तत्वों ने काम किया। वो सब तत्व समाप्त हो चुके हैं और वो मुद्दा ये ख़त्म हो चुका है। जब सरकार ने वापस ली तीनों बिल तो उसके बाद कोई मुद्दे नहीं रह जाता है। फिर भी वो कहते हैं कि हमारे 700 लोग मर गए, उसके बाद लिया तो बड़े असंवेदनशील रही सरकार। नहीं, उन्होंने संवेदनापूर्ण व्यक्त की है। 700 जो लोग मरे, अगर ऐसा स्थिति रही है तो सरकार ने दुख प्रकट किया है और सरकार ने वो बिल उसी वजह से वापस लिया। अगर जनता नहीं चाह रही तो उन्होंने बिल वापस लिया उस बात के लिए। यहाँ पर एक आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या हो गई। नहीं, उसके लिए गौशालाओं में जो अस्थायी गौशाला है उसके लिए व्यवस्था की जा रही है और विभिन्न गाँव में अगर आप स्थिति देखेंगे तो वहाँ से गौशालाओं में गायों को भेजा जा रहा है जो पशु आवारा फिर रहे थे। और सरकार की योजना भी है कि आगे चलकर इनको और भी व्यवस्थाएं की जाए। ये आपको क्या लगता है, योगी जी के नाम पर आप वोट करेंगे या मोदी जी के नाम पर? दोनों के नाम पर। अच्छा, यहाँ पे दोनों का नाम चलेगा? दोनों का नाम चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन मुनीश शर्मा। अच्छा, किसको वोट करेंगे? ऑब्वियसली बीजेपी। अच्छा, क्या कारण है? महत्वपूर्ण। हाँ, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, द मोस्ट पॉपुलेटेड डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ इंडिया। और इन इंडिया आपने देखा पिछले समय में कोविड-19 एट प्रेजेंट भी आप देखिए कोविड-19 का कितना एक घातक दौर है जिसमें पूरा वर्ल्ड त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे समय में माननीय मोदी जी ने और विशेषकर हमारे प्रदेश में योगी जी ने जिस सूझबूझ के साथ कार्य किया है, और हमारे माननीय योगी जी तो पिता के देहांत में अपने नेटिव जगह भी नहीं गए, इतनी देश की सेवा में लगे हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है, कहने की बात नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति
जो पूरे देश के लिए कार्य कर रहे हैं परिवार से बढ़कर, ऐसे बढ़ के कुछ नहीं है किसी के लिए। और छोटी मोटी गलतियां, छोटे मोटे मुद्दे तो जबरदस्ती विपक्ष उठाता ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको लगता है कि जो किसान आंदोलन था वो वेस्टर्न यूपी में प्रभावी रहेगा? देखिए, कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा चला, वो इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था। जो भी बात रही, जो भी इसके पीछे ताकतें रहीं, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो सभी किसान संतुष्ट हैं। हम भी जाते हैं, हमारे संपर्क हैं कई लोगों से आसपास, हमें ऐसा कोई किसान नज़र नहीं आया जो ये कहता हो साहब मैं सरकार से असंतुष्ट हूँ। सभी के घर में राशन पहुँच रहा है, गन्ने का मूल्य समय से पहले मिल रहा है, सभी किसान पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और ऐसा कोई किसान नहीं है, ज़बरदस्ती का एक दो लोग होते हैं जो उखाड़ते हैं मुद्दा, बाकी ऐसी कुछ दिक्कत यहाँ नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल जो एक चौधरी चरण सिंह के पोते हैं जयंत सिंह, वो जाटों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, वो इस समय समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं। अगर 2013 में जो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, जहां जाटों में और मुस्लिम्स में, तो उसके बाद जाटों ने बहुत बहुमत के साथ बीजेपी के कैंडिडेट्स को जिताया 2014 में, फिर 17 में और 19 में। लेकिन इस बार जाट वोटर बीजेपी से खिसक गया है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं आपको बता दूं, जयंत चौधरी जी का चेहरा इतना बड़ा नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जिस हिसाब से वो ये कहते हैं कि सारे जाट मेरे पीछे हैं, ऐसा भी बिल्कुल गलत है। जो कुछ गिने चुने लोग हैं उनके वो उंगलियों पर हैं, कौन कौन लोग हैं उनके खास विशेष लोग हैं। अभी जाटों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी किया था, माननीय हमारे नेतृत्व में हुआ था अमित शाह जी के, आपको पता हो तो, और उसमें सारे बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं को एकत्रित भी किया गया, उन सबसे वार्तालाप भी हुई, सभी मुद्दों को बहुत तरीके से सुना गया और सभी मुद्दों का निस्तारण करने का या तो प्रयास किया गया है या फिर भविष्य में निस्तारण हो ही जाएगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और अब सबसे बात कर भी ली है उन्होंने, तो जहाँ तक है अब कोई मुद्दा शेष बचा नहीं है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही शेष नहीं है, इसलिए ज़बरदस्ती वो इस किसान आंदोलन को उठा रहा है, जबकि आंदोलन वापस ले लिया गया है। बहुत सी जगह लोग बोलते हैं, यहाँ पर मैं कर रहा था वेस्टर्न यूपी में, कि जब कोरोना काल था तो सरकार बहुत असंवेदनशील रही और लोग मर गए, उनकी लाशों के लिए बहाया गया। इस पर आपका क्या कहना है? मैं सर ये कहूँगा कि एक परिवार में भी अगर दो लोग लगातार बीमार हो जाएं तो परिवार का मुखिया परेशान हो जाता है। पॉपुलेटेड कंट्री है, पॉपुलेटेड स्टेट है, कहीं ना कहीं कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती हैं। अगर किसी ने जाने अनजाने इस प्रकार का कार्य किया है तो उसके लिए सरकार ने नहीं कहा कि आप बहाइए उसको। जो लाशें मिली हैं, क्यों मिली हैं, कैसे मिली हैं, इसके पीछे कोई तथ्य इस प्रकार का नहीं है कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई लाशों को बहा दीजिए। अगर किसी ने ऐसा किया उसके पीछे फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन है, वो सारी चीज़ें सभी को पता है क्यों हुई, कैसे हुई। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोटोकॉल्स थे, जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी, कोई गरीब व्यक्ति था मान लीजिए, और किसी ने देखा कोई कहीं पर कॉप्स है, कहीं लाश है, कुछ है, तो उसको मटेरियल नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, हो सकता है उसने गंगा जी में डाल दिया, कुछ कर दिया, एक दो लाश अगर मिल गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो है सारे लाशों को बहा दिया गया वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष को तो मुद्दा उठाने का मौका चाहिए, थोड़ा बहुत था ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं है विशेष कहीं भी, प्रॉपर सारा कुछ मैनेजमेंट था। और इतनी बड़ी अव्यवस्था में भी इतनी बड़ी व्यवस्था बना दी, लोगों को बोलने का मौका चाहिए। इतनी बड़ी अव्यवस्था में जहाँ पे पूरा देश इस समय पूरा वर्ल्ड त्राही कर रहा है, उसमें इतनी बड़ी व्यवस्था अगर गवर्नमेंट बना रही है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, इनको नज़रअंदाज करते हुए उनकी पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। अभी स्थानीय लेवल पर यहाँ के क्या मुद्दे हैं? क्या विकास का मुद्दा यहाँ पर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हावी है? हाँ बिल्कुल, विकास की आवश्यकता है और चंदौसी क्षेत्र हमेशा से एक भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र रहा है और यहाँ पर कुछ विकास तो चल भी रहा है अभी, जैसे अमृत जल योजना और काफ़ी योजनाएं इस समय हमारे इन रनिंग हैं, चल रही हैं लगातार, लेकिन बाकी और भी कुछ अभी विकास की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर स्टेडियम वगैरह होना चाहिए आसपास, कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह और अच्छी बननी चाहिए, कुछ और ज़्यादा हमारी तरक्की, कुछ और ज़्यादा विशेष यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए, नो डाउट। इसमें अभी विकास की आवश्यकता है, विकास चल रहा है बट और तेज़ गति से होगा, ऐसा हम उम्मीद भी करते हैं और गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट भी करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित मौर्य। किसको वोट करेंगे? बीजेपी। बट स्वामी प्रसाद मौर्य तो चलेगा यहाँ? कोई बात नहीं, केवल राष्ट्रभक्ति के लिए केवल बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा, और कोई कारण नहीं है? और कोई कारण नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार शर्मा। अच्छा, किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को। क्या कारण है? हमारी जो देश की सुरक्षा है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित है, अन्य पार्टियों के हाथों में इतनी सुरक्षित नहीं है। जितनी हमारी सेना मजबूत हुई है, कोरोना काल में हर गरीब आदमी को फ्री अन्न दिया, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही शासन काल में संभव है।
मुझे नहीं लगता कि और कोई पार्टी ऐसा कर पाएगी। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो तो काफ़ी यहाँ पर उठा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्थानीय लेवल पर कुछ विकास नहीं हुआ। देखो, किसी भी मकान को यदि हम सही करवाते हैं तो तोड़फोड़ तो होती है। यहाँ पे 70 सालों में पाइपलाइन कभी नहीं बिछी पानी की। गैस की पाइपलाइन 70 साल पहले बिछ जानी चाहिए थी, अब वो बिछ रही है, तो थोड़ी तोड़फोड़ तो होगी और समय के साथ साथ वो सही भी हो जाएगी। पर किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा बहुत तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। हम अपने घर में पुताई कराते हैं तो सामान को उधर उधर नहीं करना पड़ता। तो ये सड़कें भी हैं उसी की है, गैस की लाइन बिछ रही है, पाइपलाइन बिछ रही है, सीवर लाइन भी प्रस्तावित है, वो सब आएगा, बिजली भी अंडर लाइन होगी। ये काम 70 साल पहले हो जाना चाहिए, ये आज हो रहा है, ये मोदी जी के समय में हो रहा है। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, इनको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो जातिगत और धर्म के हिसाब से होता है। ये मुस्लिम बहुल एरिया है, आपको लगता है यहाँ से बीजेपी ज़्यादा सीटें जीत पाएगी? पहले हुआ करता था जातिवाद का, आज विकास के मुद्दों को देखकर हिंदू भी वोट देता है और मुस्लिम भी वोट देता है। मुस्लिम तो बहुत ही कम देते हैं या ना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, देते तो है ना। आज आशा करेंगे तो कल भी और उनकी वोट बैंक बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। पर हम किसी जाति को वोट बैंक के रूप में देखते हैं, वो गलत है। क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता। किसको वोट करेंगे आप? योगी जी को। अच्छा, क्या कारण है उसका? कानून व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और सबको अन्न की व्यवस्था, सारे बढ़िया काम करे उन्होंने। अच्छा, आपको उनसे कोई शिकायत नहीं? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। तो ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं मिलेगा कभी भी। तो 10 तारीख को क्या होगा? 10 तारीख को तो बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगी, योगी जी बनेंगे।